हाँ, तो फ्लाईव्हील का एक बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फ्लाईव्हील यूज्ड इन पंचिंग प्रेस। और यहाँ से सवाल आता है गेट में, यहीं से यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हम लोग पहले भी एक चीज़ देखे थे कि फ्लाईव्हील जो है बहुत बार इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि इसका यूज़ कहाँ होता है। तो फ्लाईव्हील का यूज़ लोग बताते हैं कि इंजन में यूज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजन में ही यूज होगा। मोटर जो कि एक कांस्टेंट टॉर्क पर चल रहा है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे, यहाँ पर भी फ्लाईव्हील का जरूरत पड़ेगा। हाँ, अब दिमाग में एक कन्फ्यूजन आएगा, ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा ही रहा है, इसमें तो कोई फ्लक्चुएशंस है ही नहीं, तो यहाँ फ्लाईव्हील का जरूरत क्यों पड़ा, यही दिमाग में आ रहा होगा। तो इसी इसी को यहाँ डिस्कस करते हैं। हम लोग वहाँ एक कॉन्सेप्ट देखे थे कि जब भी टी अवेलेबल और टी रिक्वायर्ड में डिफरेंस होगा तो फ्लाईव्हील का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे डिटेल में कि क्यों ज़रूरत पड़ता है यहाँ फ्लाईव्हील का, जबकि मेरा ओमेगा है, जो मेरा एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है मोटर के केस में, फिर भी हम फ्लाईव्हील यूज कर रहे हैं, क्यों। तो स्टार्ट करते हैं। तो पंचिंग प्रेस कुछ नहीं, मतलब जैसे हमको किसी भी शीट में पंच करना होता है, पंच का मतलब इसमें होल होल करना है, मतलब होल करना है, तो उसके लिए हम लोग पंचिंग प्रेस का यूज़ करते हैं। ये सिंपली एक मोटर होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा होता है। तो कांस्टेंट टॉर्क से ये, इसमें कांस्टेंट टॉर्क रहता है थ्रू आउट। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है मोटर, ठीक है, इस ए पॉइंट से, और यहाँ से ट्रैवल करके 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 यहाँ पर जाता, हिट करता, फिर पंच करता है यहाँ पे, मतलब जो होल जितना डायमेंशन का निकालना उसको निकाल करके फिर ये अपना वापस ऊपर चला जाता। फिर अगले स्ट्रोक, इस यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को स्ट्रोक कहते हैं। फिर अगले स्ट्रोक के लिए रेडी होगा, फिर होल करेगा, ऐसे करके ये ऑपरेट होता है। ये सिंपली एक मोटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों फ्लाईव्हील का जरूरत पड़ा जबकि यहाँ कांस्टेंट टॉर्क है थ्रू आउट। तो फ्लाईव्हील का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम लोग टी थीटा डायग्राम, टॉर्क वर्सेस टाइम का अगर डायग्राम बनाए, तो जो मेरे पास टॉर्क जो अवेलेबल है पंचिंग प्रेस में, वो तो कांस्टेंट है, मस्त। ये क्या है, अवेलेबल टॉर्क। पर खुद सोचने वाला बात यह है कि जो रिक्वायर्ड टॉर्क होगा, जो भी मेरा टॉर्क का रिक्वायरमेंट है वो तो सिर्फ यहाँ पर है ना, बी से लेके सी में, बी से सी में होल करना है हमको, पंच करना है, तो यहीं पर सारा का सारा टॉर्क का हमको ज़रूरत है। या हवा में जब ये ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे तो टॉर्क मेरा क्या कोई काम का नहीं है। तो मेरा जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो कैसे फ्लक्चुएट करेगा, शुरू में शुरू में ये जीरो होगा, जीरो जीरो जीरो, अप टिल ए से ये चालू हुआ, ठीक है, यहाँ पे ए से ये चालू हुआ और बी तक ये ज़ीरो होगा, ठीक है। अब बी पर जाकर जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचा तो इसका रिक्वायरमेंट टॉर्क का बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जीरो से बढ़ करके ये अचानक से कुछ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब बी से सी में गया तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टॉर्क का रिक्वायरमेंट रहा, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये सी से वापस, क्योंकि अपना काम तो पूरा कर दिया, ये बी से सी में जो पंच करना था वो कर दिया। देखो फिर से बता रहे, ए से लेके बी में
हमको जो रिक्वायरमेंट था टॉर्क का, हवा में जब मोटर चल रहा था हमको कोई टॉर्क का रिक्वायरमेंट नहीं था, ठीक है। रिक्वायर्ड टॉर्क मेरा 0 था। जब ये यहाँ पंच करने के लिए यहाँ पहुँचा तभी हमको सारा का सारा टॉर्क चाहिए होगा बी पॉइंट पे, ठीक है। और बी से सी में मेरा कांस्टेंट टॉर्क डिलीवर होना चाहिए था, और फिर जा कर के सी के बाद वापस मेरा टॉर्क का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर सी के बाद मेरा वापस जो है ग्राफ फॉल कर जाएगा और फिर अपना ये 0 पे चल जाएगा, ठीक। तो ये जो है रेड वाला, ये क्या है, रिक्वायर्ड टॉर्क। मेरा जो टॉर्क का रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ पंचिंग के टाइम पे है। तो यहाँ पर देख लो कि इनिशियली टॉर्क का अवेलेबिलिटी है, हमको चाहिए कुछ नहीं, तो ये सरप्लस एनर्जी है। ये सरप्लस एनर्जी कौन स्टोर करेगा, फ्लाईव्हील लगा देंगे तो वो स्टोर कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखो, तो यहाँ एनर्जी का अवेलेबिलिटी इतना ही है, चाहिए हमको इतना, ठीक है। तो ये कौन सप्लाई करेगा, जो यहाँ फ्लाईव्हील स्टोर करेगा, यहाँ और यहाँ फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर कर लेगा और यहाँ डिलीवर करेगा। तो इस तरह से मोटर के केस में भी हम लोग फ्लाईव्हील का यूज़ करते हैं पंचिंग प्रेस के टाइम पे। हाँ, तो ये फ्लाईव्हील पे क्वेश्चन, फ्लाईव्हील और पंचिंग मशीन पे एक क्वेश्चन है, पंचिंग प्रेस पे, और शायद गेट का ही PYQ है शायद, जहाँ तक याद है हमको, या पता नहीं कहीं का है। हाँ, गेट में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, मतलब पंचिंग प्रेस पे आया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ही लोग भाग जाते हैं, हालांकि इतना टफ नहीं है जितना दिख रहा है। ए मशीन पंचिंग 38 mm होल इन 32 mm थिक प्लेट रिक्वायर्स 7। पहले जो गिवन डेटा है उसको लिखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि ए मशीन पंचिंग 38 mm का होल इसको पंच करना है। इसका क्या मतलब है कि ये कोई प्लेट होगा, शीट होगा, जिसमें इसको 38 mm का होल को पंच करना है। रिक्वायर्स उस 38 mm का होल और इस शीट का जो थिकनेस दिया हुआ है 32 mm थिक प्लेट का जो थिकनेस है वो 32 mm है, ठीक है। रिक्वायर्स इतना एनर्जी पर mm², मतलब 1 mm² पंच करने के लिए इसको 7 न्यूटन पर मीटर यानी 7 जूल का एनर्जी चाहिए, ठीक है। और क्या दिया हुआ उसके आगे, हाँ, एंड पंचेज 1 होल इन एवरी 10 सेकेंड्स। टाइम पीरियड हमको दिया हुआ है, हर एक होल जो है ये 10 सेकंड में पंच कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है, कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड। पहले हमको पावर निकालना है, मोटर का जो पावर है वो निकालना है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, इफ़ द मीन स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील यानी ओमेगा दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, पंच हैज ए स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है, मतलब पूरा डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, हाँ वो है। स्ट्रोक लेंथ कितना दिया हुआ है, 100 mm। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, फाइंड द मास ऑफ फ्लाईव्हील भी निकालना है, ठीक। और दिया हुआ है कि फ्लक्चुएशन जो है 3% है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन और स्पीड जो दिया हुआ है वो 0.03 है। हमको मास ऑफ द फ्लाईव्हील निकालना और एज्यूम मोटर सप्लाई एनर्जी टू मशीन एट ए यूनिफॉर्म है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है,
ऊपर का पार्ट थोड़ा मिटाना पड़ेगा। हाँ, इतना इन्फॉर्मेशन हमको दिया हुआ था। अब इसमें क्या है कि जो ये फ्लाईव्हील है वो 1 mm² पंच करने के लिए इसको एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो 7 जूल का है। तो इतना जो पंच करना है इसको 38 mm x 32 mm, इसके लिए इसको कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा? अगर हम इसको बाहर निकाल के देखें, जो पंच पार्ट है, जो पंचिंग जिसमें होगा वो एक सिलेंड्रिकल टाइप का होगा इस तरह से। आ, ये इस फॉर्मेट में 38 mm पंच करेगा। ये पंच मीन्स पूरा छेद करेगा उसमें। तो 1 mm² के लिए 7 चाहिए। तो इस पूरे एरिया को पंच करने के लिए, मतलब कर्व सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा? 2πRL, या बोले πd इंटू थिकनेस, ये बोल सकते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट 1 होल कितना हो जाएगा? एक होल को क्रिएट करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा? इतना शेयर्ड एरिया इंटू 7 जूल। 1 mm² के लिए 7 N/m चाहिए। तो इतना mm² के लिए इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा टू क्रिएट 1 होल। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद ये जो आता है πd इंटू टी, डी और टी पता है 38-32, तो ये आता है मेरा 2000, 26741.23 इतना न्यूटन मीटर। तो इतना एनर्जी हमको चाहिए उस होल को पंच करने के लिए। और ये एनर्जी जो है वो पूरा स्ट्रोक लेंथ, यानी 10 सेकंड में वो मोटर जो है इतना एनर्जी डेवलप करेगा। तो पावर ऑफ मोटर कितना हो जाएगा? मतलब जब वो हवा में से चलना चालू किया तब तब से लेकर के छेद करने के बाद से लेके पूरा ये जो स्ट्रोक लेंथ, हाँ, ये पूरा जो लेंथ ट्रेवल करने में इसको जो है इस पूरे लेंथ ट्रेवल करने में ये इतना एनर्जी डेवलप करेगा। हाँ, तो ये पूरा लेंथ ट्रेवल करने में ये इतना एनर्जी मोटर जो है डेवलप करेगा। तो पावर ऑफ द मोटर क्या हो गया? 2741.23 डिवाइडेड बाई 10। 10 सेकंड में इतना एनर्जी जनरेट करेगा। तो यहाँ से पावर आएगा, मोटर का पावर आएगा 2.67 किलोवाट। ठीक है। अच्छा, ये तो आ गया। तो इतना एनर्जी, अब देखो इसको ग्राफ से समझो। इसको ग्राफ से समझते हैं। ये है मेरा टॉर्क और टाइम का ग्राफ। जो मेरा एनर्जी का रिक्वायरमेंट था होल को क्रिएट करने के लिए वो इतना था, 26,741.23 जूल। ये एनर्जी जो है मोटर जनरेट कर रहा है। ये एनर्जी एक्चुअली में हमको चाहिए था पंचिंग के लिए, मतलब इस टाइम के लिए हमको इतना एनर्जी चाहिए। ठीक है, हमको इस ड्यूरेशन के लिए, जब ये पंचिंग टाइम है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पंचिंग हो रहा है। लेकिन ये जो मोटर है ये हवा में चलना स्टार्ट करता है कुछ हाइट से। तो ये जो है मोटर जो है ये एनर्जी थ्रू आउट द स्ट्रोक लेंथ, पूरे स्ट्रोक लेंथ में जा ट्रैवल करने पे ये इतना एनर्जी जनरेट कर रहा है, 26,741.23। एक्चुअली में जब ये हवा में था तो एनर्जी इसके पास अवेलेबल तो था, पर रिक्वायरमेंट कितना का था? ज़ीरो एनर्जी का था। जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो सारा इस टाइम के लिए है। तो यहाँ से एनर्जी इस छोटे से टाइम में। अभी एक डाउट आ रहा होगा आप लोग तुम लोग के मन में, हम बताएंगे, बाद में क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में।
इस टाइम के लिए उतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट था, ठीक है। यही एनर्जी इस टाइम के लिए अवेलेबल, हमको इतना ही एनर्जी अगर इस टाइम में हमको मिलता तो बढ़िया रहता। अब वो डाउट आ रहा है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अवेलेबल एनर्जी कांस्टेंट था। शुरू में जब मोटर चलना स्टार्ट हुआ तो ये एनर्जी अवेलेबल था पर रिक्वायरमेंट जीरो का था। फिर अवेलेबल एनर्जी इतना है, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया पंचिंग के टाइम पे। फिर उसके बाद ये जब फिर से अपना स्ट्रोक में जा रहा था, ठीक है, रिमेनिंग ऊपर उठ रहा था, तो उस टाइम फिर से एनर्जी का रिक्वायरमेंट मेरा ज़ीरो हो गया। मतलब जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट था इस इंटरवल में था। तो ये जो है ये सरप्लस एनर्जी है, ये फ्लाईव्हील क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा और यहाँ डिलीवर कर देगा। तो पहले तो हमको ये टाइम निकालना होगा कि कितना टाइम एक्चुअल में, तो टाइम सीयर होल्ड करने के लिए टाइम कितना चाहिए। तो जो स्ट्रोक है 200 mm का स्ट्रोक लेंथ था, वो जो है मोटर जो है टाइम पीरियड 10 सेकंड है ना, ठीक है, और स्ट्रोक कितना है 100 mm। तो यानी ऊपर से लेकर नीचे यानी 200 mm जाने में इसको 10 सेकंड लग रहा है, तो 32 mm जाने में इसको लगेगा 1.6 सेकंड, ठीक है। मतलब कि हमको यही एनर्जी 1.6 सेकंड में चाहिए था, ठीक। और मेरा पावर आया कितना, ये जो पावर आया वो कैसे ये जो एनर्जी है 26,741.23/10, ठीक है, ये 10 सेकंड में ये मोटर डेवलप किया है। 2.67 किलोवाट पावर आ रहा है। यही जो एनर्जी है, पावर जो मोटर का आ रहा है वो 2.67 किलोवाट आ रहा है, जो कि वो एनर्जी जो है 26,741.23 वो 10 सेकंड में पूरा डेवलप कर रहा है। तो उसके कारण जो पावर है इतना है। और ये पावर जो है हमको एक्चुअली में हमको देखना है कि एनर्जी जो है 1.6 सेकंड में कितना अवेलेबल एनर्जी है। मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि अवेलेबल कितना है, ठीक है। तो पावर इनटू टाइम कर देंगे, तो यहाँ से अवेलेबल एनर्जी कितना आ जाएगा 4278.5968 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इतना एनर्जी का अवेलेबिलिटी है 1.67 जिसमें पंचिंग चाहिए होता है। अच्छा, पंचिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितना चाहिए था 26,741.23, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड था, जो कि वो 10 सेकंड में पूरा कर रहा है। एक्चुअली में वो 1.6 सेकंड के लिए इतना एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। तो अब फ्लाईव्हील का रिक्वायरमेंट इसीलिए तो हुआ क्योंकि दोनों में एनर्जी का डिफरेंस आया इसके कारण से। तो दोनों में एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है इन ई रिक्वायर्ड माइनस ई अवेलेबल 22,741 तो अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, टॉर्क निकालना था ना। टॉर्क हम लोग नहीं निकाले क्या। अच्छा नहीं नहीं, पहला पार्ट तो पावर ऑफ मोटर था तो निकाल ही ली। एनर्जी मैक्स डेल्टा ई मैक्स कितना आया, ई रिक्वायर्ड माइनस का ई अवेलेबल। तो यहाँ से ये आ जाएगा 22,462.633, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमको मास ऑफ फ्लाईव्हील निकालना है, तो डेल्टा ई मैक्स बराबर आई ओमेगा स्क्वायर सी एस। ओमेगा क्या है, मीन स्पीड, ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और ये आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा ये क्या है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि ये डिस्क है, डिस्क, ठीक है। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम निकाल लिए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता, ओमेगा पता है, सॉरी ओमेगा नहीं नहीं, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम हाफ एम आर स्क्वायर लिखेंगे इसको। रेडियस भी नहीं पता है क्या, अच्छा रेडियस भी नहीं पता है, देखो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर सी एस, ठीक है। और डेल्टा ई मैक्स हम पता लगा लिए कितना है 22,462.633 बराबर इतना, ठीक है। ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीन स्पीड हो जाएगा। मीन स्पीड
12mv²cs। अब मीन स्पीड हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 मीटर पर सेकेंड, CS दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, मास निकल जाएगा यहाँ से। अब जो डाउट आया दिमाग में आ रहा है वो हम जो मिसकंसेप्शन होता है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।